पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, इस समय हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। बहुत सारे टॉपिक मैंने हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के पढ़ा दिए हैं, और इस समय जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सीरीज़ में भी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हैलो एल्केन की सबसे आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है। वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लेता हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। देखो, जब भी तुम्हें मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन करना हो तो तुम कोशिश करना कि तुम कॉपी बंद करके रिवाइज करो। कॉपी बंद कर लो, अपना स्टार्ट से याद करो पूरा कि कहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर आईयूपीएसी नेम, फिर कॉमन नेम, ऐसे करके टॉपिक वाइज पूरा रिवाइज करते जाओ। फिर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, फिर प्रिपरेशन मेथड, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे करके वो रिवाइज होता जाएगा। अब प्रिपरेशन में भी अल्कोहल से प्रिपेयर करना, एल्केन से प्रिपेयर करना, एल्कीन से प्रिपेयर करना, हैलोजन एक्सचेंज से प्रिपेयर करना, फिंगरस्टाइन रिएक्शन, सॉल्ट रिएक्शन, सब कुछ हो जाएगा उसमें। तो ये सही तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने का। कॉपी खोल के बार बार देखते रहोगे तो इन दी एंड जब लास्ट में सवाल आएंगे तो उन सवालों को लगाने के लिए आपको सारी रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि किस क्वेश्चन में कौन सा रिएक्शन का यूज़ पड़ जाए वो तुम्हें नहीं मालूम। तो इस तरीके से रिवाइज करना। बाकी हम आते हैं आज के टॉपिक पे, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वैसे तो ये फर्स्ट था तब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हमने क्लासीफाई किया था, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही बताया था। तो उस हिसाब से देखो तो पहला था। बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स को पहले कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना आता है मुझे और जितना तुम्हें जानना चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी बातें तुम्हें बता दूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसके वर्ड्स को देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल समझते हो ना बेटा? न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल को अगर हम वर्ड वाइज देखें, मतलब इटाइमोलॉजिकल मीनिंग अगर देखें, तो न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से बना है। किससे किससे? न्यूक्लियस प्लस फाइल। तो न्यूक्लियस मतलब होता है पॉजिटिव और फाइल मतलब लविंग। ऐसी कोई भी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज का लविंग होगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और बेसिकली ये कौन सी चीज़ें होंगी? ये वही चीज़ें होंगी जिनके ऊपर या तो निगेटिव चार्ज हो। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा ये कोशिश करेगी, ये सही लगा हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा ये चाहेगी कि वो जो है एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि निगेटिव चार्ज हो सकता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। जैसे जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो याद रखना, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच है तो जाहिर सी बात है, रिचनेस उनके पास इलेक्ट्रॉन की है तो वो चाहेंगे कि उनको कहीं से न्यूक्लियस मिल जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है? आइदर आइदर अ नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। और और लोन पेयर लोन पेयर कंटेनिंग लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज। यही दोनों आपकी क्या हो सकती हैं? यही दोनों आपकी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए दे रहा हूँ कुछ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये अगर अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल्स देखना। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने लिखा साइनाइड आयन। देखो इसके पास क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, साइनाइड आयन हो गया। और हमने क्या लिखा भाई आपके सामने? आयोडाइड आयन। इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड आयन। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आयोडाइड आयन हो गया। और क्या लिख सकते हैं? ओ एच माइनस आयन। क्या हो गया? ओ एच माइनस आयन। यहाँ माइनस चाहो तो लगा दो, चाहो तो यहाँ लगा दो। ओ एच माइनस आयन।
और बताता हूँ, ये सब देखो निगेटिव चार्ज वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। और एक होता है आपका अमोनिया। देखो अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, ऐसे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है, देखो ना ये लोन पेयर है। देखो ऊपर जितने भी हैं वो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हुए। और जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा वो क्या है भाई, वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है। अच्छा ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, और मैं बताता हूँ आपको। C2H5O-, C2H5O-, पहला तो ये हो गया। नाम याद रखिएगा, Cn- को बोलते हैं साइनाइड आयन, I को बोलते हैं आयोडाइड आयन, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं अमोनिया, और C2H5O को बोलते हैं इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर CH3O हो जाए, CH3O-, तो उसको बोलेंगे मिथॉक्साइड आयन। ठीक है। और कौन कौन सा होता है, बहुत अभी बहुत बचे हैं, जैसे सीएन का ही एक, सीएन का ही अगर हम सीएन का ही जो अटैक है वो दूसरे साइड से कर दें, मतलब नाइट्रोजन साइड से कर दें, नाइट्रोजन साइड से अटैक कर दें, कि यही जो हमारी न्यूक्लियोफाइल है इसी में हम अटैक कार्बन की साइड से ना करके नाइट्रोजन की साइड से कर दें, तो भी एक न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और उस सिचुएशन में इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। बाद में भी इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये और ये, इसके बारे में भी बाद में डिटेल में बात होगी। तो ये देखिए कितने सारे मैं आपके सामने जो है न्यूक्लियोफाइल लिखता जा रहा हूँ। आपको पता है एल, मतलब सम टाइम जो एल्किल होता है, एल्किल आयन R-, ये भी क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, रुके रहो बस कुछ देर, तुम इसको यूज भी कर चुके हो R-, को कहाँ यूज किया हो वो मैं भी बाद में याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके देखिए सब ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल है। अभी और भी न्यूक्लियोफाइल बचे होंगे, जैसे वाटर, H2O, अगर हम बात करें तो H2O, क्योंकि इसमें भी देखो लोन पेयर है। तो जिस भी चीज़ के पास लोन पेयर होता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगी। अब याद रखना, इसमें जो मैंने फर्स्ट रो में जो लिखे हैं आपके सामने, जो फर्स्ट रो में आपके सामने जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए मैंने इनको जो है सबसे पहले अलग लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे मीडियम होते जा रहे हैं, मॉडरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। दूसरा वर्ड क्या है, सब्सटीट्यूशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल, इस रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा होगा, सब्सटीट्यूट या डिस्प्लेस कर रहा होगा, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर रहा होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है लिखित भाषा में। तो न्यूक्लियोफाइल हर उस चीज को कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है हर वो चीज कहलाएगी जिसके पास जिसके पास या तो निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, या तो, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे सिंबल भी बना देते हैं थोड़ा। देखो आया करो ना तो फुर्सत से आया करो लेक्चर देखने, हड़बड़ी में कोई काम होगा नहीं। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इस टॉपिक को 2 मिनट में भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना, मुझे थोड़ा ना दिक्कत है। मैं इतनी बातें बता रहा हूँ रिएक्शन शुरू होने से पहले, तो इसके लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ ना। वो तुम समझ पाओगे, तुम्हारे जो टाइम यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब तुम्हारा जो टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब नहीं करेंगे हम, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ये देखो ये सिचुएशन मस्त है, या फिर दोनों हो। यस, देयर आर सम न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास दोनों है, निगेटिव चार्ज भी और लोन पेयर भी है, या फिर दोनों हो। सर दोनों कैसे होता होगा, ऐसे, ये ऐसे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, नहीं बेटा, ये तो निगेटिव चार्ज को ही दिखाने का एक तरीका होता है, लोन पेयर अलग बनाना पड़ेगा ऐसे, तब वो कहलाएगा। ये जो आप बनाते हो ना, इसको चाहे निगेटिव चार्ज कह लो, चाहे इसके ऊपर ऐसे लगा लोगे तो भी निगेटिव चार्ज ही कहलाएगा। ये कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का खुद का है और एक उसने किसी से गेन करके रखा है, इसीलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये मत सोचना कि ये निगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों को इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें समझ में आ गया, और इस रिएक्शन में ओवरऑल अब हमको क्या समझना है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये एक ऐसी रिएक्शन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं जानता हूँ ऐसे कुछ बच्चों को जो मेरी बताई हुई बात को लिखते हैं, तो आप भी लिखोगे तो फायदा रहेगा। लास्ट ईयर ऐसी एक लड़की थी, तो छोटी छोटी कॉपी, मतलब कॉपी में सब लिखती रहती थी, तो उसके 95 मार्क्स आए हैं बहुत ईजिली, और बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो ऐसा।
तो देखना क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देता हो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देता हो या सब्स्टिट्यूट कर देता हो। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर दोनों हो, उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कैसे रिएक्शन होगी ये। आइए रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन कुछ ऐसे रहेगी, चैप्टर हमारा हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हमने बना लिया RX, क्या बना लिया RX, और इधर बाहर से हम ले आए अपने हीरो को। हीरो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। आई बात समझ में। अब यहाँ पर रिएक्शन में होगा क्या, क्योंकि जो हमारा X है, हमारा X नहीं मतलब मेरा X नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो R के साथ लगा हुआ X है, इसमें क्या होगा, क्योंकि X जो होता है, X यानी कि हैलाइड, हेलोजन। अब तुम खुद समझदार हो, हेलोजन एटम स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ ही जाएगा, हमें मालूम है सब बातें। तो तुम मुझे बताओ X एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुमको जवाब मिलेगा कि सारे के सारे X, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर X को डिस्प्लेस कर देगा आके न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो R के साथ कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, और बाहर कौन निकल गया, X निकल गया, क्या बन के, X माइनस बन के, X माइनस बन के ऐसे निकल गया। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये रिएक्शन कैसे होती है, तो इस रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन का प्रोसेस, उसको हम नाम देते हैं मैकेनिज्म। क्या नाम देते हैं, मैकेनिज्म। तो एक्चुअल में इसके दो तरीके हैं, वो मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो इस समय जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एक जनरल रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये आगे चल के दो तरीके से हो सकता है, याद रखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is of is of two types, is of two types। बहुत डिटेल में अब यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैं ऑलरेडी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, आज मैं इसी चीज को डिटेल में बताऊंगा। इसमें पहला होता है SN1। SN1 फुल फॉर्म बोलिए मेरे साथ जरा, फुल फॉर्म बोलिए क्या हो जाएगा। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला तो ये हो गया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, टेंशन ना लेना। अच्छा, इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब हुआ, लिख तो दिया है लेकिन इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। SN1, SN1, S बता रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, N बता रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और 1 बता रहा है यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है। मतलब जिस समय ये रिएक्शन हो रही थी, ध्यान सुनना, जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगा, दो मैकेनिज्म से होता है ये रिएक्शन का जो प्रोसेस होगा उसी को मैकेनिज्म कहेंगे, और दो तरीके का मैकेनिज्म पॉसिबल है। पहला मैकेनिज्म कौन हो गया मेरे भाई, पहला मैकेनिज्म हो गया SN1। अब ये SN1 मैकेनिज्म ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करें तो जो पूरा रिएक्शन का प्रोसेस है, जो पूरे रिएक्शन का प्रोसेस है, वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड ना करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। मतलब जो भी रिएक्शन में रिजल्ट आने वाला है, जो भी रिएक्शन में टाइम लगने वाला है, सारे फैक्टर बोलता हूं, जो भी रिएक्शन में रिजल्ट आने वाला है, जो भी रिएक्शन में टाइम लगने वाला है, समझ रहे हो, ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करें, दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड ना करें। सर ये दोनों मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, बताता हूं। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैंने जनरल रिएक्शन लिखी थी तो दो स्पीसीज लिखी थी, ये पहली स्पीसीज और ये दूसरी स्पीसीज। तो अगर कोई रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी तो वो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगी, मतलब इस पे उसकी डिपेंडेंसी लगभग ना के बराबर होगी। उसकी मेन डिपेंडेंसी होगी इस पे कि प्रोडक्ट बनेगा क्या और कितनी जल्दी बनेगा, वो इस बात से लेना देना होगा ही नहीं, उसको सिर्फ इस बात से लेना देना होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, SN1।
जब भी SN1 बोलो तो तुरंत दिमाग में हिट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल सिर्फ एग्जिस्ट करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल पे सिर्फ पूरी रिएक्शन डिपेंड करेगी। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा ऐसे ही? तो ठीक है, गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन डिलीवर व्हाटएवर आई वांट, या फिर व्हाटएवर इज नेसेसरी फॉर यू, ठीक है? तो चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो SN2 क्या हो जाएगा? वही सब कुछ हो जाएगा, बस इसमें वर्ड आ जाएगा बाई मॉलिक्यूलर, ही हु, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? बाई मॉलिक्यूलर मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब कितनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी, कितना टाइम लगेगा, देर लगेगी, जल्दी हो जाएगा, इस बात को बताने के लिए सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल के बेसिस पे नहीं बता पाएंगे, हमको वो बताने के लिए दोनों मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये सारी बात हम कब के लिए बता रहे हैं? जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो। सर क्या इसके अलावा और भी कई कोई पाथवे हो सकता है? यस, हो सकता है बेटा, एक SNI भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, बहुत टाइप की होती हैं, बट उसमें हम नहीं जाएंगे। हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ SN1 और SN2 हैं, तो हम उनको अच्छे समझेंगे और यहीं पे आपका सारा सवाल आएगा, ठीक है? तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब आइए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब दोनों के हम डिटेल में पढ़ेंगे। आओ डिटेल में समझते हैं, आओ डिटेल में, डिटेल में समझते हैं। अच्छा, दोनों रिएक्शन को डिटेल में समझे उससे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से, थोड़ा और बेहतर तरीके से, क्योंकि जितना बेटर हम समझेंगे उतना बेटर हमारे लिए आगे बढ़ना रहेगा, उतना ज़्यादा बहुत बहुत मजा आएगा आपको, अभी देखते जाओ खाली। तो जैसे कि मेरे भाई, मेरी बात बताना मुझे, मैंने कहा कि मुझे किसी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तुम कहोगे हाँ सर ऐसे अटैक करा देना यार, एक्स है, ऐसे एक न्यूक्लियोफाइल लाएंगे। अब ऐसे न्यूक्लियोफाइल मान लो हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं OH माइनस, तो हाँ सर कुछ दिक्कत नहीं है, RCl है, आप ऐसे न्यूक्लियोफाइल ले आइएगा ये वाला, वैसे अटैक करा दीजिएगा। अबे गधे, मार्केट में ये मिलता है OH माइनस, या फिर किसी रिएक्शन में केवल OH माइनस। आयन कहीं से तुम उठा सकते हो कि ये आयन है, लो इसे उठा लिया आयन, आयन कहीं से उठा सकते हो तुम यार? मार्केट में तो न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा ना, वो तुम कहीं डिसॉल्व करोगे तो वो भी ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा। वो बात अलग है कि उसके अंदर डिसोसिएट होकर आयन बन जाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ आयन थोड़ा ना कहीं से ला सकते हो, OH माइनस आयन। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और इसको जनरेट करने के लिए, जैसे ये तुमको कभी नहीं मिलेगा, तुम कोई रिएक्शन में सोचो कि ला यार हमारा एक डब्बा है, उस डब्बे में खूब ढेर सारा हम OH माइनस भर के रख लेंगे, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तुम रखोगे कुछ और, वो तो जब पानी में डालोगे तो उसी में OH माइनस आयन रिलीज हो जाएगा केवल। तो डब्बा जो तुम्हारा रहेगा उसमें तुम जिस चीज़ को रखोगे उसको बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। और अगर तुम्हें OH न्यूक्लियोफाइल के तौर पर चाहिए, क्या चाहिए? OH, तो तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट के तौर पर कौन लेना पड़ेगा? यस, KOH या NaOH। इनसे ही तो आएगा ना ये। तो इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? इन दोनों को हम नाम देंगे, देखो ये जो ऊपर लिखा था हमने, इसको हमने बोला था न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है? तो लिखने को तो हम ऐसे लिखते हैं रिएक्शन, क्या OH माइनस ने अटैक कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ वही। लेकिन लेकिन वास्तव में वो OH माइनस हम नहीं लेते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन में हम लेते हैं KOH या NaOH टाइप की चीज़ है, उसी से हमारा OH माइनस रिलीज होता है, वही पूरा फंक्शन करता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नंगा नहीं आता इस दुनिया में। उस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई एक न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। तो उसकी टेबल है, मैं तुम्हें टेबल दिखाई दे रहा हूँ, वो टेबल तुम याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सुनना क्या होगा, देखो यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल चाहिए हो, अगर आपको, पेन में बदल लेता हूँ थोड़ा, अगर आपको OH माइनस न्यूक्लियोफाइल चाहिए हो, अगर आपको ये वाला चाहिए हो RO, RO मतलब समझ गया ना,
ये वही है जो हमने बताया था, एल्कोक्साइड, मतलब मेथॉक्साइड इथॉक्साइड बोल रहे थे ना, तो उसी का एक वर्जन है ये, इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। ये देखो ये आई माइनस है, इसको बोलेंगे आयोडाइड। ये देखो ये NH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अमोनिया। देखो कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल हैं जो न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट है। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल हैं जो खुद न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट हैं, स्पेशली वो वही होंगे जो न्यूट्रल होंगे, कि न्यूट्रल चीजें एग्जिस्ट कर पाएंगी। तो इनमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे वाटर, देखो यहाँ पर आते हैं जरा, ये देखो। अब जाहिर सी बात है इसके लिए कोई अलग से रेजेंट थोड़ा ना चाहिए, इसके लिए हमें कोई अलग से रेजेंट थोड़ा ना चाहिए। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए कोई अलग से रेजेंट थोड़ा चाहिए, अमोनिया ही रेजेंट होगा, अमोनिया ही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों अमोनिया हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों वाटर हो जाएगा। देखो यही चीज दी गई है टेबल में। एनसीईआरटी अगर कोई तुम्हें समझाने वाला मिल जाए ना भाई, तो तुम्हें इसको पढ़ने का जो मजा है ना वो असली आने लगेगा। देखो अमोनिया, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में भी दिया गया है अमोनिया, और एजेंट में भी ये दिया गया है। जबकि आई जब चाहिए होगा आपको, तो देखो यहाँ पर NaI दिया गया है, समझ रहे हो। अभी बहुत बढ़िया चीज़ तुम्हें दिखाएंगे तो बहुत तगड़ी चीज़ याद आएगी तुम्हें। ठीक है, ऐसे देखो अगर हमें OH चाहिए होगा तो हमें NaOH ले लें या तो KOH ले लें, इन्हीं रेजेंट से निकलेगा। और ये सब तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगे, इनको अभी अभी के लिए साइड रखो, अभी इनके बारे में ना करो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर तुम्हें साइनाइड चाहिए हो, देखो याद रखना 2 वर्ड बोलना हमेशा मेरे साथ। एक तुम बोलना साइनाइड और एक बोलना आइसोसाइनाइड। बोलो, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में इतना ही अंतर रहेगा कि अगर तुम बोलते हो साइनाइड, तो इसका मतलब तुम जो अटैक कराने वाले हो इलेक्ट्रॉन का, वो कराने वाले हो कार्बन से, मतलब जो कार्बन वाला मेंबर है वो जाएगा अटैक करने। और जब तुम आइसोसाइनाइड बोलते हो, आइसो वर्ड लग गया, मतलब तुम्हारा अटैक अब नाइट्रोजन से होगा। ठीक है, तो वो आइसोसाइनाइड मतलब CN ही है, लेकिन अटैक कहाँ होगा, नाइट्रोजन से होगा। देखो इसमें वो बढ़िया बात दी गई है। अगर तुम साइनाइड वाला कंपाउंड बनाना चाहते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, कहीं पे तुम साइनाइड का अटैक चाहते हो, तुम्हें कोई रेजेंट लेना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर तुम साइनाइड का अटैक कराना चाहते हो तो तुम्हें रेजेंट के तौर पर लेना पड़ेगा KCN। क्यों लेना पड़ेगा वो बात की बात है। अगर तुम साइनाइड का अटैक करना चाहते हो, मतलब कार्बन से अटैक कराना चाहते हो CN में, तो तुमको लेना पड़ेगा KCN। इसी जगह अगर तुम सेम ग्रुप यानी CN से में N से अटैक करवाना चाहते हो, यानी आइसोसाइनाइड बनाना चाहते हो, तब तुम्हें AgCN लेना पड़ेगा। ये देखो AgCN, अब देखो सेम चीज है, लेकिन ये वाला अगर तुम रेजेंट लेते हो तो तुम्हारा N से अटैक होगा, मतलब NC बनेगा। और अगर तुम KCN लेते हो तो C से अटैक होगा। देख रहे हो, मतलब हर चीज का जुगाड़ है। आगे चल के जरूरत पड़ेगी ना, अभी तो तुमको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें सवाल लगाएंगे जब हम लोग, तो हमको जरूरत पड़ेगी, CN की जरूरत पड़ेगी, कभी NC की जरूरत पड़ेगी, हर चीज की जरूरत पड़ेगी ना। तो इस तरीके से कहानी है। ऐसे यही सेम केस नाइट इसके साथ भी होता है, NO2 के साथ। अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी लिखा हुआ है NO2, और जो इसके नीचे मतलब ये है, और जो ये लिखा हुआ है ये भी क्या लिखा हुआ है, NO2। दोनों NO2 हैं, लेकिन एक में जो अटैक है वो हो रहा है ऑक्सीजन से, एक में अटैक किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से। तो थोड़ा सही से बनाते हैं, देखो ये यहाँ माइनस बनाओ। एक में अटैक हो रहा है ऑक्सीजन से, और एक में अटैक होगा नाइट्रोजन से। दोनों में अलग अलग सा कहानी है। अगर तुम्हें ऑक्सीजन से अटैक कराना है तो तुम ले लो KNO2। ठीक है, तो ऐसे करके अब इसके बारे में बाकी की डिटेलिंग अभी हम आगे चल के बताएंगे, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बाकी में बात करेंगे, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब तुम करते करते भी धीरे धीरे सीख जाओगे। एक थोड़ा सा आइडिया तुमको मिल गया कि कैसे काम कर रही है टेबल, एक थोड़ा सा आइडिया मिला। ये एक ऐसा पेज है जिसपे तुमको बार बार विजिट करना पड़ेगा। जब तक हम पढ़ाएंगे अभी अब इधर एक दो दो तीन दिन तक तुमको बार बार इस पेज पे विजिट करना पड़ेगा। तो हर साल तो इसका हम नाम ही नहीं लेते थे इस पेज का, सीधे जब पढ़ा देते थे उसके बाद इसको पहली बार खुलवाते थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा आइडिया अगर दे के शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। एक मिनट। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो आइए सबसे पहले बताते हैं SN2 मैकेनिज्म में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, लाइन से बात करेंगे। SN2 मैकेनिज्म बायमोलिक्यूलर होता है। कैसा होता है, बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर बायमोलिक्यूलर होता है। बायोमोलिकुलर होता है का मतलब क्या है, अभी रिएक्शन से समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बस खाली सुनते जाओ। बायोमोलिकुलर होता है मतलब क्या, मतलब इसका ये हुआ, मतलब हम लाल रंग से लिख दिया करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। बायोमोलिकुलर है ना, मतलब इसमें जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट
और एजेंट दोनों पर डिपेंड करेगा। ये मतलब हुआ बायोमोलिकुलर होने का। दूसरा बात याद रखना, जो बाईमोलिकुलर है वो एक स्टेप में होगा और जो यूनिमोलिकुलर है वो 2 स्टेप में होता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल वाला एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल वाला 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब पूरी रिएक्शन कितने स्टेप में हो जाएगी, एक स्टेप में। तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ध्यान से सुनते जाओ एक एक बार। बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, मतलब अगर आर एक्स टाइप का सिचुएशन होगा, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो बैक साइड से होगा और यही वाले कार्बन पे होगा। जो आर वाला कार्बन होगा उसी पे होगा। इसको आर बनाने में बहुत गलती हो जाती है, RCH2 करके बना दो, ऐसे तब ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये जो कार्बन है इस पे अटैक करेगा वो, तो यहाँ पर आसानी से अटैक कर पाएगा अगर क्राउडिंग कम होगी। तब यहाँ पर चौथा पॉइंट हम वही डाल देंगे, क्या डाल देंगे कि क्राउडिंग ऑन क्राउडिंग ऑन क्राउडिंग ऑन क्राउडिंग ऑन कार्बन जितना कम होगी, क्राउडिंग ऑन कार्बन जितना कम होगी, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। मतलब जितना ज्यादा यहाँ पर भीड़ कम होगा, भीड़ का मतलब क्या है वो भी अभी हम समझाएंगे, तब तुम समझ जाओगे। धीरे धीरे करके टेंशन न लो, एक एक बात क्लियर हो जाएगी अभी। तो क्राउडिंग ऑन कार्बन जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। जैसे थोड़ा सा कंटेक्स्ट देंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाओ बस, ठीक है। 4 बातें हो गई। पांचवी बात, हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो आपको मैंने एक टेबल बनाई थी, उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बताए थे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू फॉलो SN2 मैकेनिज्म। जितने भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करना चाहते हैं बेटा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना चाहते हैं। छठी बात, सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। देखो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए सॉल्वेंट जरूरी है। तो SN1 का अपना सॉल्वेंट अलग है और SN2 का सॉल्वेंट अलग है। तो इस SN2 में सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, SN2 में जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नीडेड। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नीडेड। भागना मत, भागना मत, गलती से मत भागना, नहीं बहुत पछताओगे, क्योंकि तो मालूम ही नहीं कि तुम क्या सीख रहे हो अभी। इसको पढ़ते रहोगे ऐसे इधर उधर, साल बीतता जाएगा, 4 महीने बीतेंगे, 6 महीने बीतेंगे, कभी कॉन्फिडेंस से समझ नहीं पाओगे। और ये मैं जो लिखते जा रहा हूँ इसको कुछ देखना वखना नहीं पड़ रहा है, इस दिमाग में बनता जा रहा है। पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बन रहा है इस टाइम मेरे। तुम्हारे भी ऐसे ही बनेगा, टेंशन ना लो, पूरा ऐसे लिख डालोगे भर 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 भर। अभी अभी पॉइंट देखते जाओ खाली। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत सारे बच्चे शायद ना जानते हो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। देखो पोलर सॉल्वेंट तो तुम लोग जानते ही होगे, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्लस और माइनस, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनने की टेंडेंसी हो, उसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक का मतलब ये होता है कि पोलर तो हो, मतलब उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो बन रहा हो, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो बन रहा हो मेरे भाई, पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो बन रहा हो, पर उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल ना हो रहा हो, मतलब वो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी ना रखे भैया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा RX पोलर है कि नहीं है, बता, पोलर है कि नहीं है, ऑब्वियसली पोलर है, लेकिन कैसे इसमें कहीं से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये पोलर एप्रोटिक हुआ। और दिखाते हैं, HCl देखा है, निगेटिव पॉजिटिव, पोलर है कि नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन दे सकता है, ये पोलर प्रोटिक हो गया। ये क्या हो गया, पोलर प्रोटिक। मतलब वो सारे पोलर सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक। और ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पोलैरिटी तो है, बट वो हाइड्रोजन को लूज नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। चलिए कुछ, तो पोलर एप्रोटिक समझ गए ना आप लोग क्या होता है। लिख देता हूँ थोड़ा, ऐसे
पोलर सॉल्वेंट जो H प्लस आयन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, पोलर हो, नॉन पोलर ना उठा लेना, नहीं दे सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एसीटोन, एसीटोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये। दो कंपाउंड होते हैं, डीएमएफ, डीएमएफ, और एक होता है डीएमएसओ। नाम जानते हो इसका? बताता हूँ तुम्हें, दोनों का नाम बताता हूँ, डीएमएफ और डीएमएसओ। हाँ बेटा, तो जो डीएमएफ का पूरा नाम होता है वो होता है डाई मिथाइल, डाई फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। क्या होता है एमाइड? आप लोग जानते हो क्या होता है? COONH2, ये होता है एमाइड। अब ऐसे लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा एसिटामाइड, क्योंकि एसिटिक एसिड वाला ही तो है ना, जैसे एसिटिक एसिड ऐसे होता था, तो ये होता है ये होता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे NH2 लगा दिया तो उसको बोलेंगे, आप लोगों को पता होगा, NH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइन, ये सब मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से। NH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइन और CONH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। रूट कॉज बता रहा हूँ इस नाम का कि कहाँ से ये नाम आया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, कैसे नाम आया और कैसे इसके स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे भी सब समझ में आ जाएगा। तो CONH2 को हम बोलते हैं एमाइड, और अगर CH3 लग जाए तो उसको बोलेंगे एसिटामाइड, और अगर यहाँ पर H लगा दें तो केवल H वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक कार्बन वाला, उसको हम बोलते थे फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते थे? फॉर्मिक एसिड। तो उससे बनने वाला एमाइड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फॉर्मामाइड। क्या कहलाएगा भाई? फॉर्मामाइड। यही तो फॉर्मामाइड हुआ। क्या हुआ ये? फॉर्मामाइड। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर हमें तो डाइमेथाइल फॉर्मामाइड चाहिए। तो एक काम करो, इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनको हटाओ, दो वैलेंसी जनरेट हुई, इधर एक को मेथिल से भर दिया, एक इधर मेथिल से भर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। डाइमेथाइल, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। कोई पूछे इसका IUPAC नेम क्या है, तो दोनों CH3 कहाँ पे लगे हैं? किस कार्बन पे लगे हैं? तो इसका जवाब होगा कार्बन पे लगे ही नहीं है, लगे हैं नाइट्रोजन पे, तो इसका नाम हो जाएगा N, डाइमेथिल, डाइमेथिल, ऐसे करके नाम हो जाएगा आपका, ठीक है, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। तो आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि डाइमेथिल फॉर्मामाइड क्या होता है। अच्छा, DMSO का फुल फॉर्म क्या होगा? DM को तो जान ही क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो पता ही है, इसका लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो फिर आगे SO का क्या हो जाएगा? सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड। तो ये क्या होता है? चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सही है, सही है, वो चेक कर लिया मैंने एक दफ़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया, तो DMSO कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका? SO, ये हो गया आपका सल्फॉक्साइड, ठीक है। इसी से आप जोड़ दीजिए दो मेथिल, खत्म, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, खत्म। तो आपको दोनों का स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और ये सारे के सारे जो आपके सॉल्वेंट मैंने बनाए हैं, ये सब जितने भी लिखे हैं, DMSO, DMF, एसीटोन, ये सब के सब क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर एप्रोटिक। क्या है सारे के सारे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है सबके सब, ठीक है। तो हमारा जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए होता है? पोलर एप्रोटिक। एक और बचा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, मैं लिखना तो चाहता हूँ अभी, उसकी जगह छोड़े दे रहे हैं उस सॉल्वेंट की, ठीक है। और बताते हैं आपको, और क्या बची बात, और क्या बातें बची अभी SN2 रिएक्शन के बारे में, वो भी बता देते हैं। हम्म, और क्या बचा? भी तो उसमें बहुत सारी बातें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स पढ़ लें तब बताएं उसके बारे में, मजा आएगा और बातें जान के भी आपको। सातवीं बात देखिएगा कि देखो हर कंपाउंड का अपना एक 3D ओरिएंटेशन होता है। जैसे कि कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल होता है बेटा, तो जब उसको हम स्पेस में लेके जाएंगे ना, तो उसका अपना एक ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल होता है वो, बेसिकली कार्बन का है तो टेट्राहेड्रल तो रहेगा। तो मान लो कोई कार्बन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब उस कार्बन का एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। अब मान लिया चारों मॉलिक्यूल पे लगे हुए जो उससे चारों जो वैलेंसी हैं वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। न्यूक्लियोफाइल उसमें तुमने देखा राइट साइड पे लगा हुआ था, क्योंकि इसमें अटैक कहाँ से हुआ है? बैक साइड से अटैक हुआ है।
तो पहले जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था वो राइट साइड से जुड़ा हुआ था, और अब जो नया न्यूक्लियोफाइल आया वो कहाँ आके जुड़ा, लेफ्ट साइड से जुड़ा। तो बाकी ओरिएंटेशन जो है वो उस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। बाद में बताऊंगा अभी कि क्या मामला होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री सीखेंगे उसके बारे में तब बताएंगे। तो अभी तुम ये जानो कि अगर पहले से थ्री डी स्पेस में उसमें कोई मॉलिक्यूल उसमें इस तरफ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में कार्बन से अगर राइट साइड जुड़ा रहा होगा न्यूक्लियोफाइल, तो अभी जो अटैक होने वाला नया न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा। तो यानी कि अगर थ्री स्पेस की बात करें तो थ्री स्पेस में जब इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये वर्ड ध्यान रखना। इन्वर्जन का मतलब समझ गया ना कि पहले जहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था अब उसके अपोजिट साइड जुड़ेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अटैक बैक साइड से हो रहा है। उसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अगर आगे लगा हुआ था आगे ही आगे लग जाता तो उसको बोलते हैं रिटेंशन हो रहा है, रिटेन कर लेगी अपनी ज्योमेट्री को, तब उसको बोलते हैं रिटेंशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें पलट जाएगा ज्योमेट्री तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। तो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं अभी एसेंटो मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए अब एसेंटो मैकेनिज्म को लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, आते हैं मैकेनिज्म लिखते हैं, और मैकेनिज्म के थ्रू जितने भी पॉइंट लिखे हैं उनको मतलब उनको जो है वेरीफाई करते हैं। तो मैकेनिज्म एसेंटो, एसेंटो मैकेनिज्म। ठीक है, तो एसेंटो मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा CH3 CH2 X, ठीक है, क्लोरीन बना देते हैं चलो। और हमने किया क्या, यहां पे ले लिया एक न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से आया ये। तो क्या होगा ध्यान से देखना, देखो इस पे आया पार्शियल निगेटिव और इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड पोलर था, पोलर नहीं होता तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता नहीं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का खुद का नेचर कैसा है, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चीज पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करने आया तो याद रखना कि अटैक करते समय इसके पीछे देखो एक 8वां पॉइंट याद आ गया, अभी लिखे दे रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने आया तो देखो इसके जस्ट पीछे एक एल्किल ग्रुप लगा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंडर्ड कर रहा है, मतलब वो अटैक करने में थोड़ी सी बाधा बन रहा है। लेकिन क्योंकि एक ही बल्कि ग्रुप है, एल्किल ग्रुप को हम बोलते हैं बल्कि ग्रुप। अरे बाकी कार्बन पे ऐसा नहीं कि कोई और लगा नहीं है, देखो 2 हाइड्रोजन भी तो लगे हैं। अगर कार्बन पे ध्यान से देखो तो 2 हाइड्रोजन भी लगे थे, लेकिन क्या मैं उन दोनों हाइड्रोजन के बारे में कोई बात कर रहा हूँ इतनी देर से, उनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। मैं जब बात आ रही है कि बाधा कौन बन रहा है तो मैं सिर्फ मेथिल को बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है यार, वो बल्कि ग्रुप नहीं है, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, वो एज इट इज उसको CH2 लिख दो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बड़े ग्रुप यानी कि मेथिल वेथिल कार्बन वगैरह, तो ये थोड़ा सा बाधा बन रहा होगा कहीं ना कहीं, बट फिर भी एक अकेला है, इससे ज्यादा बाधा नहीं बन रहा होगा। तो इसने किया इसके ऊपर अटैक, और जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो सिचुएशन क्या आ गई होगी पता है आपको, मैं बताता हूँ। ये कार्बन रहा होगा, इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं उनको मैं बनाए दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और मैंने इसके एक तरफ जो CH3 इधर बना हुआ है इसको मैं ऊपर बनाए दे रहा हूँ, ऐसे बना दिया। अब हो क्या रहा है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये धीरे धीरे करके जुड़ने की कोशिश कर रहा है, किससे, कार्बन से। एक साथ तो जुड़ नहीं जाएगा, धीरे धीरे जुड़ रहा है। और जो बेचारा अपना ये है क्लोरीन, अभी तक तो ये जुड़ा हुआ था लेकिन अभी धीरे धीरे करके इसके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि नहीं, रियल लाइफ में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि नहीं होती है, समझ गए होंगे समझने वाले। तो अब क्या हो रहा है, इधर से देखो रिलेशन स्ट्रांग होता जा रहा है और इधर से रिलेशन क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। और इस पूरे स्टेट को हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के साथ CH3 इधर आ गया, CH3 हमने इधर बना दिया, ऐसे बना दिया, रुको कैसे बना दिया, CH3 इधर बना दिया, पहले तो दोनों H बटोर के इसके साथ लिख दिया। CH3 कहाँ बना दिया, इधर बना दिया। मन मन है मेरा, कहो तो खुला खुला बना दे, हमें क्या दिक्कत है, लोग दोनों H ऐसे बना रहने दिया। CH3 इधर थोड़ा बना दिया, और जो नया न्यूक्लियोफाइल आया उसको हमने कहाँ बना दिया, नया न्यूक्लियोफाइल को यहाँ बना दिया। कोई पूछे भैया क्लोरीन का क्या हुआ, तो क्लोरीन का ये हुआ, पराय हो गया, वो बाहर निकल गया, ऐसा बनाया जाने लो, क्लोरीन निकल गया बाहर। और देखो ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई,
ये आपका प्रोडक्ट जो है बदल गया। यहाँ पर क्या था ये, यहाँ पर पहले जो था ये पुराना वाला हैलाइड लगा हुआ था, अब यहाँ पर कोई नया न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये OH भी हो सकता है, ये CN भी हो सकता है, ये NC भी हो सकता है, ये NO2 भी हो सकता है, ये C2H5O भी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है पता है ना तुम्हें? अभी पीछे दिखाया था आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो पूरा पेज पॉसिबिलिटी का ही पेज है, उससे क्या बना वो भी बताया गया है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो सब समझोगे। तो ये हुआ मेरे भाई पूरी कहानी। आई बात समझ में? देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है। सारी बातों को वेरीफाई कर लेते हैं। पहला पॉइंट, वेरीफाई जो होता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे एक डिफरेंट कलर से, ठीक है, और वेरीफाई करते हैं। हाँ भाई, तो पहले बताओ इसमें इन्वर्जन हुआ ज्योमेट्री का? तो इन्वर्जन हुआ। दूसरी बात, इसमें जो हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी होगी वो एक कैसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी होगी? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई वेरीफाई करने वाली बात तो थी नहीं, बट फिर भी इसको ऐसे टिक मार दे रहे हैं कि हाँ भाई ये भी हम मान गए हैं कि ऐसा होता होगा। सॉल्वेंट के तौर पर लिख देना कि यहाँ पर क्या लिया गया होगा, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा है जिसको वेरीफाई करना है, और देखते हैं जरा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू फॉलो एनसेंटो मैकेनिज्म। याद रखना जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसी के अंदर इतनी औकात होगी कि वो यहां से जाए और इस कार्बन के पास जाके अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, और सबके अंदर नहीं कि कार्बन पे जाके अटैक कर पाए और वहां पे अपनी जगह बना पाए, तो धीरे धीरे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाए। याद रखना, एक व्यक्ति जो पहले से आपकी जिंदगी में है उसको हटा के अगर कोई दूसरा इंसान आ रहा है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो दैट मीन्स वो इंसान कहीं ना कहीं पहले वाले इंसान की तुलना में ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा समझदार है, तभी वो उसकी जगह ले पा रहा है। आगे बात समझ में? बस वही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्राउडिंग ऑन कार्बन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तुम खुद देख सकते हो कि अभी इसी जगह हम एक और एग्जांपल ले लें। मान लो हम ऐसा कंपाउंड ले लें, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर हम अटैक पीछे किससे करा रहे हैं, वही न्यूक्लियोफाइल से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर अटैक करना कहीं ना कहीं, पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। हम देख सकते हैं यहाँ पर अटैक करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर क्राउडिंग क्या हो चुकी है, क्राउडिंग ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अटैक क्या होता जा रहा है, अटैक टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। साफ साफ देख सकते हो क्योंकि भीड़ बहुत हो गया ना। कितने बल्कि ग्रुप है यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप्स हो गए, 3 बल्कि ग्रुप्स, और 3 बल्कि ग्रुप अगर कहीं इकट्ठा रहेंगे तो वहां पे घुस के अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। चलो, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, यहाँ पर अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो समझ गया ना, यही कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से अटैक किस में होता है, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा आसानी से अटैक होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में, ठीक है, और 1 डिग्री से भी ज़्यादा आसान अगर कोई पूछे, 1 डिग्री लिखा, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो और इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा CH3X। ये इसकी कोई डिग्री ही नहीं है, 0 डिग्री है एक तरीके से। मेथिल इसमें तो इक्को एल्किल ग्रुप नहीं है ना। देखो ना, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव, एक इस कार्बन से इक्को एल्किल ग्रुप ही नहीं जुड़ा है मेरे भाई, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। कितना आसान होगा यहाँ पर अटैक करना, ठीक है, यहाँ पर अटैक करना बहुत आसान होगा। तो सबसे ज़्यादा आसान इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसीलिए यही हो जाएगा आपका क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब इसमें हम वही कह रहे थे, 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, 8th पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ, आज देखो सब क्लियर हो रहा होगा कि उस दिन जो हमने जल्दी जल्दी में बताया तो उसका रीजन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा, एक मिनट, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और 3 डिग्री पहुंचते पहुंचते तो समझो रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो जाता है, इतनी ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है कि अटैक पॉसिबल ही नहीं होता है। और इधर क्या लिखेंगे, CH3X, ठीक है, CH3X हो गया। चल मेरे भाई ये भी हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। और क्या बातें हैं, जरा ऊपर और पढ़ लेते हैं, सारी बातों को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, अंधे तो है नहीं, दिख ही रहा है साफ साफ। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ओ सिंगल स्टेप में होती है, पर मैंने तो देखा यहाँ पर बड़ा बड़ा खेल किया है आपने, ये सिंगल स्टेप तो नहीं लग रही है। देखो पहला स्टेप ये था, इससे क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, कहो हाँ, और उससे बन गया प्रोडक्ट। सर इसमें 2 स्टेप तो हो गया ना, एक से ट्रांजिशन स्टेट, फिर ट्रांजिशन स्टेट से मेन कंपाउंड।
नहीं बाबू, एक ही स्टेप हुआ, वो ट्रांजिशन स्टेट है। मैकेनिज्म बोल रहे हो ना, मैकेनिज्म तो इसलिए दिखा दिया हमने, बदलाव की स्थिति दिखा दी। तो पूछे हुआ क्या, तो कहोगे ये था और ये बना। तो पूछे हुआ क्या है, तो कहोगे ये था और इससे ये बना, ये बना। कहानी तो इतनी ही है, सिर्फ एक स्टेप में हुआ है रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट है, उसको स्टेप में कहा गिन रहे हो पागल। तो एक ये कैसी रिएक्शन थी बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर देखो 3 डिग्री हमने बना दिया था, एग्जाम्पल दे रहे थे अभी। इसका आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि इतनी क्राउडिंग हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं और देखते हैं क्या बचा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्लियर। सिंगल स्टेप में होता है, क्लियर। बाईमोलिकुलर हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों पे डिपेंडेंसी है, जिस मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है वो उसमें क्राउडिंग कम होनी चाहिए, और जो अटैक करने वाला है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो दोनों पे डिपेंडेंसी, इसलिए बाईमोलिकुलर है। वाह भाई, कितना अच्छा पढ़ाता हूँ यार मैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो तो गया सब, सब वेरीफाई हो गया, खत्म। अब तुमको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क जरूर कर लेना, नहीं बहुत मारे जाओगे। होमवर्क सुनो क्या है, होमवर्क सुनो क्या है। 4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लोगे, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लोगे, 4 अलग अलग न्यूक्लियोफाइल। और क्या करना है फिर, उनका SN2 मैकेनिज्म, उनका SN2 मैकेनिज्म लिखना है, लिखना है किस सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट क्या क्या रहेंगे, मतलब किसके किस पे अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट कौन है। जैसे यहाँ पर अगर हमने एग्जांपल लिया था अभी जब समझाने के लिए, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका क्लोरोएथेन लिखा हुआ है, क्लोरोएथेन, यही आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। तो मैं जो जो सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 न्यूक्लियोफाइल के तौर पर तुम NU ना लिख दियो, NU मत लिख देना, ये हम जनरल समझा रहे थे इसलिए NU लिखे। तुम 4 न्यूक्लियोफाइल लेना, OH माइनस लेना, कभी CN लेना, ठीक है। उनका SN2 मैकेनिज्म लिखना है। सबस्ट्रेट कौन कौन लोगे, बताता हूँ तुम्हें क्या क्या लोगे। एक लोगे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इन पे दिखा देना, ठीक है। एक दिखा देना मेथिल क्लोराइड पे, किस पे दिखा दोगे, मेथिल ब्रोमाइड पे, मेथिल ब्रोमाइड पे, ठीक है। और एक दिखा देना, और एक किस पे दिखा दोगे, सेक ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल आयोडाइड, सेक ब्यूटिल आयोडाइड पे दिखा देना, ठीक है। सेक ब्यूटिल आयोडाइड, इतने पे करके दिखा देना। ये सबस्ट्रेट लेना, 4 न्यूक्लियोफाइल से कम दिखा देना। 4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से, OH माइनस, CN माइनस, सी वाला अटैक करे। और 4 नहीं 3 कर लो, इसको ज़्यादा हो जाएगा। और एक कर देना तुम OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, और एक C2H5O माइनस, इसका इतने का दिखा देना। इसका रेजेंट रेजेंट किताब से देख लेना। चलो ये तो हो गया पहला बात। अब एक नवा पॉइंट भी हमें याद आ गया। चलो पूछते हैं आपसे, एक चीज़ बताओ, नवा पॉइंट कहाँ है, 8 पॉइंट भाई। हाँ, इसका नंबरिंग बदल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं 9, 7वां अटैच कर देते हैं यहाँ पे। अभी एक याद रखना, एक हम सॉल्वेंट के बारे में बताने वाले हैं, वो सॉल्वेंट अभी बताएंगे बाद में। हाँ, मैंने आपके सामने बनाया कंपाउंड RCl, ऐसे लेना, RCl से शुरू करो, RCl, RBr, RI। हमने मान लिया कि सब में R सेम है, सब में 1 डिग्री है, चलो 1 डिग्री मान लिया और सेम ही मान लिया, मतलब लेंथ ऑफ चेन भी सब में सेम मान लिया। अब तुम मुझे बताओ RCl, RBr और RI में SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन करेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। इस बार हमने R सब में क्या कर दिया है, बिल्कुल सेम कर दिया है। देखो अगर R डिफरेंट होता, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मेथिल, तो बताना आसान होता, क्योंकि मेथिल सबसे तेज करेगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन हमने R सबका सेम कर दिया है, डिफरेंस किसमें कर दिया है, ClBr और I में। वहां पर अगर देखोगे तो सब में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अल्किल बदल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन सब में सेम रहा होगा। तो अब तुम सोचो जरा कि RCl, RBr और RI में सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, सोच के बताओ, सोचो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आके क्या किया, अटैक किया, और अटैक करते ही ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन से जुड़ने लगा, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होने लगा, धीरे धीरे रिमूव होने लगा। Cl धीरे धीरे क्या होने लगा, रिमूव होने लगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आई, जो जितनी आसानी से रिमूव हो जाए उतना अच्छी बात है भाई, जो जितनी आसानी से रिमूव हो जाएगा
उतना ज़्यादा आसानी होगी हमें नए न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने में। सही कहा, गलत कहा? सही कहा ना कि जितना आसानी से पुराना वाला रिमूव हो जाएगा, उतना अच्छे से नया वाला जुड़ जाएगा। और पुराना वाला रिमूव आसानी से कब होगा? कब रिमूव होगा आसानी से? जब वो बॉन्ड वीक रहा हो। जब पुराना वाला बॉन्ड मतलब पहले से जो कार्बन और आयोडीन के बीच में मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, वो अगर वीक रहा होगा तो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो याद रखना, आर आई, आर आई सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है? आर और आई का, क्योंकि आयोडीन काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इसलिए इसका बॉन्ड भी काफ़ी बड़ा होता है और बड़ा बॉन्ड होने की वजह से वीक होता है। तो सबसे आसानी से रिमूवल किसका हो जाएगा? आई का। इसलिए आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर आर बी आर, फिर आर सी। सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। इस एसेंटो मैकेनिज्म की रिएक्शन को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और शायद उसके भी नेक्स्ट वीडियो में खींचूंगा। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो करना पड़ेगा उतना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हेलो एरीन्स पे आएंगे। हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन पढ़ना है, उसका रिएक्शन पढ़ना है, जल्दी ही हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने बोला था 20-25 लेक्चर, तो उतना ही लगेगा और अच्छा अच्छा पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, जितना होमवर्क दिया उतना कर लेना और